on the occasion of World Environment Week, Second Sustainability Summit 2023 was organized at Holiday Inn, New Delhi, Mayur Vihar. Speakers were Shyam Sundar Agrawal, ex-mayor, East Delhi Municipal Corporation, Mr. Narendra Chauhan, SHO Mayur Vihar Police Station, Delhi, Neha Khan, Partnership and Alliances 3R Recycler Private Limited, Akram Hawk, Director General, The Policy Times, Chamber of Commerce. Outstanding achievers are Mehraj Malik, Director, 3R Recycler, Paras Gupta, and Sachin Sharma, GEM Enviro Management. Thank you and have a nice day. Generated in India itself, so you have a lot of high report. Can technology be upgraded? Must the technology be upgraded? Yes. Do we need to work on the full cycle again? And it comes back to the holistic approach that I spoke about in the beginning. अभी तक आपने ये देखा है कि टायर से पोल्यूशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी तक ये देखा गया है कि चौराहे पे कोई एजिटेशन होता है तो उसमें टायर को जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, वो बहुत बुरा लगता है। पर अभी पिछले 10-15 साल में आपने कभी देखा है किसी रोड पे टायर को देखा आपने कि वो लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं है? पंक्चर वाले के यहाँ पे है, पर बाजार में वैसे नहीं मिलेगा आपको। छत के ऊपर जो पड़े रहते थे, पानी इकट्ठा होता था, मच्छर पैदा होते थे, वो चीज़ आज की डेट में आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है टायर की, वो बहुत ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर स्पेशली। आप मानेंगे कि 20 लाख टन से ज़्यादा टायर प्रोड्यूस होता है इंडिया पर ईयर, और उतना ही रिसाइकिल होता है, और 3 से 4 लाख टन जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है। पूरा यहाँ रिसाइकलिंग में जाता है। रिसाइकलिंग के बहुत सारे वर्टिकल हैं यहाँ पे। इसका क्रम बनाया जाता है, रिक्लेम बनाया जाता है। CRM भी एक नई टेक्निक आई है, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमेन। जो रोड्स बनती है कोलतार और गिट्टी से बनता था, अब उसके अंदर रबर पार्टिकल भी डलने लग गए हैं, जिससे स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है रोड का और लाइफ भी बनी रहती है इसकी। इसी तरह से अब एक नई टेक्निक है दैट इज टायर पायरोलिसिस प्रोसेस। पायरोलिसिस जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर इन वेस्ट टायर्स को गलाया जाता है एक चैम्बर के अंदर जहाँ पे कोई लीकेज नहीं होती है। उसमें जब अपने कोई भी चीज़ को उबालते हैं, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, या तो उसमें भाप बनती है या गैस बनती है। इसके अंदर एक गैस बनती है जिसको हम ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर में, और वो गैस से वो जो ठंडा होता है वो ऑयल इकट्ठा होता है। थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है वो वायर निकलता है, स्टील वायर जो टायर के अंदर होता है वो भी रिसाइकलिंग होता है, और एक गैस बनती है जिसको वापस फ्लेमेबल होती है, जलाने में काम में लेते हैं। हीटिंग पर्पज उसी से होता है। तो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है 13-14 से 2010 से ये पॉलिसी मार्केट में आया हुआ है, और इसी के रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट ने EPR पॉलिसी लागू किया है। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचाया जाए। इंडिया में हमने 2017 में EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जब वेस्ट लागू हुआ था, और प्लास्टिक वेस्ट जो हम लोग वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, इंपोर्टर्स ब्रांड ओनर्स को, कि वहाँ से कलेक्शन करके और रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं, और उससे उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रिसाइकलिंग आता है, अब आज के नए रूल में वो EPR सर्टिफिकेट में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे हर रिसाइकलर को वो CTC के रिपोर्ट डाल के EPR सर्टिफिकेट आता है। हमने अभी तक 1,50,000 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किया है, और प्लास्टिक में हमने पिछले साल ही कदम रखे थे, तो कोई 20-25,000 मीट्रिक टन हमने काफी किया है। अब वही जो प्रोसेस है और जो फ्रेमवर्क है सप्लाई चेन का, वो टायर में भी लागू होता है, जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मल सेक्टर से मटीरियल खरीद के रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं, प्लस अवेयरनेस करते हैं पैन इंडिया। हर स्टेट में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, लीगल मीडिया का क्लास रैंकिंग बना हो। अभी हाल फिलहाल में हमने सेक्टर 24 में एक टायर पार्क बनाया है, जिसमें टायर से हमें काफी चूल्हे बनाए बच्चों के लिए, चूल्हे पार्क में भी लगाए बड़ा के सहयोग से। टायर की वक्त जैसे सर ने बताया कि सड़कें बन सकती हैं, पर उसके उपयोग और भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने टायर बना के एक अवेयरनेस ड्राइव करी है कि जो भी हमें टायर चेंज करना है उसको एक रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करें, और हमारे जैसे लोगों को
कलेक्ट करने का मौका है ताकि हम रिसाइकल के पास उसको प्रॉपर डिस्पोजल में भेज पाए। Well, we do see on an international level that EPR regulations in various products have been the right way to foster circular economy and start with the spark in principle that change is happening and that the industry understands we need to take care of products beyond the lifetime and the usage of the product in itself. In the tire industry, where we have established EPR regulations in various countries, partially since over 2 decades, and there are different concepts of how you technically can do it, but it always goes to the same point of building an ecosystem that helps to go from collection all the way to develop technology on the recycling side and to recover the materials in a complete setup. And there is also not a one-size-fits-all. The EPR-based concept remains the same, but the way we have to implement it, the way it has to be executed, needs to be changed country by country, because we have different infrastructure, we have different cultural situations, we have different usage of products, although they are partially similar products, but still they are used in a different way, they have different lifetimes. Tires in India don't live as long as in Europe, with the temperatures and everything, you've got different mixtures of rubbers and things in there as well. So it's different setups and we need to adhere to those changes, but also the way we have to adapt collection. The infrastructure that is available and established in India is a different one that we see in European countries or that we see in. जो टायर को बेचने वाली कंपनियां हैं, उनका काम है इसको खत्म करना। तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी है। ये काम चला सरकार का बिल्कुल गवर्नमेंट है। सरकार ने कहा जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन हम पॉल्यूशन फ्री अच्छा एनवायरनमेंट की कोशिश करें। वो सही है, तो ये 2010 से पहले हुआ करता था। आज की डेट में ओपन पॉलिसी मार्केट में है, कलेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। 2010 से ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है, 13 साल हो चुके हैं, स्टेबल है। आज कोई भी टायर को मार्केट में जलाता नहीं है। जलाने के लिए उसको एक टायर को, जैसे एक ट्रक के टायर को आप वैल्यू मानते हैं, तो उसको 1000 रुपया कॉस्ट है। 1000 रुपया कोई भी खराब नहीं करने वाला आज की डेट के अंदर। इसलिए उसका आजकल ऑयल बनता है, कार्बन बनता है, चार बनता है, स्टील वायर निकल जाता है, पूरा रिसाइकलिंग हो जाता है, तो जलाने की जरूरत बची नहीं है। अब जलाते नहीं हैं, अब उसको पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ चलता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं चलता है, वहाँ कंबशन होता है। कंबशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज जल करके खत्म नहीं हो रही है, उसको हम मटेरियल में चेंज करते हैं। 2072 तक हमको इंडिया को नेट जीरो बनाना है, यानी कार्बन मुक्त बनाना है। इसी नारे को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया और हमारे सारे सरकारी जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी इसमें एक विजन बनाया। हमने सोचा क्यों ना सस्टेनेबिलिटी, यानी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, इसको पॉलिसी टाइम्स जो हमेशा इस देश में पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए बनाया गया है और उसका वही मिशन है कि देश में तरक्की लाना है अच्छे एडवोकेसी करके। तो हमने सोचा सस्टेनेबिलिटी के प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि कार्बन मुक्त देश बनाना है, तो हमने इसको समझा और प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट, इन सारे सेक्टरों में हम लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाके उनके बीच बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन ये कराते हैं और इसको करा के एक कमर्शियली वायबल रिसाइकलिंग सेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर जितना बिजनेस के लिए वायबल है, देश के लिए उतना ही ये अच्छा है। This policy, the end of life drive from the EPR obligation, it provides us an opportunity to work with the recyclers to improve their quality and incorporate all these materials into our tires. So we are looking for that opportunity. That's why we have separated what is recycling. Our suppliers also to work on sustainability, and this European plant right now 100% natural rubber sourcing is for a company which is committed to sustainability guidelines. So this is the summary of what I was talking for some economic roadmap. So policy came last year, 8 years. Different steps has been taken as CEOs are responsible to recycle. And then we have a forward-looking approach. We are collaborating with the recycler. So we incorporated.
So our guideline principles of management is very clear at US, and we are encouraging our clients also, our partners also to use all these things and minimize the waste in their plant manufacturing processes also. This is from my side. Thank you. Thank you so much, Dr. Dinkle, for taking us through the sustainability journey of Apollo Tyres, and he presented in a very good way how to indicate that flavor we got from this presentation. Thank you so much. We invite Dr. Sameer Joshi, Chairman, Indian Plastic Institute, and he is a world record holder. Sir, please. Sustainability of what is very please. Next slide, please. It is believed that the first wheel was invented by, I cannot even pronounce it. That is the human 2000 BC. However, it is also said that the first developed tire was in Chinese. Potter's wheel, as we know it, which was not used for the transportation. Stone wheels and whatever wheels we have here. Next, please. It was good to look at the history also. The conversion factor, it's determined by CPCB itself, and there is a formula for that for people who are interested in math as well. So that will be calculated for the raw material divided by the QP, which is quantity of end product. So it will vary from pyrolysis, reclaimed rubber, and other things as well. And accordingly, the numbers are put up. That 1.42 you see, that 1.25 and all you see there in the CF column. That is a conversion factor. That's not decided by us. That's not decided by the retailer. That you want, you need, because you are all industry leaders. So I don't want कि classroom में हम चुपचाप बैठे हैं थोड़ा सुन के चलेंगे. Share whatever experience you have. Ask whatever question you have. I think sir wants to ask you and introduce yourself also. Let us make this very interactive. Myself Rajiv Jan. मेरा क्वेश्चन ये है, पायरोलिसिस प्लांट, टायर पायरोलिसिस, जो टायर पायरोलिसिस इंडस्ट्रीज वाले हैं और जो इंपोर्टर है जो क्रम रबर से उसको परचेज करते हैं, उसका बेनिफिशियल कौन होगा? क्रम रबर वाला होगा या टायर पायरोलिसिस वाला होगा? यदि क्रम रबर उन्होंने उसको बना दिया तो वो पूरा उन्होंने उसको प्रोसेस कर दिया, उन्होंने उसका रिसाइकिल कर दिया. अब पायरोलिसिस वाले को उसका फायदा मिलेगा या नहीं? या बीच में और कोई ट्रेडर्स आते हैं और कोई चेन के द्वारा वो परचेज करता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? मेरा क्वेश्चन ये लेना चाहते हो इस कॉन्फ्रेंस का. सिंपल है कि जिन इंपोर्टर्स को इंपोर्ट का परमिशन मिला हुआ है वो मिला हुआ है क्रम रबर और रिक्लिन बनाने के लिए, और पायरोलिसिस इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट चलाना, यूज करना, खरीदना, बेचना अलाउड नहीं है for pyrolysis process, imported material. So they are not supposed to supply that material to the pyrolysis industry. ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है. अपन को कहां से मिला? क्योंकि क्रम वाला है, क्रम वाले को लोकल टायर भी प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना है, इंपोर्टर भी करना है. हमने उनसे लिया, किसी से भी लिया है, बीइंग ए टायर पायरोलिसिस इंडस्ट्री, उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको नहीं बना ना डोमेस्टिक टायर का बना के दिया है या इंपोर्टर टायर का बना के दिया है. ये जस्टिफिकेशन एक इंपोर्टर को देना पड़ेगा, सीपीसीबी को, कि मैंने कौन सा टायर कहाँ प्रोसेस करके उसका चेन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. खास करके इधर साउथ इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, वहाँ से पूरे आए हैं. हमारे साथ हमारे मयूर विहार डिवीजन के एसएचओ सर हैं. हम सर को भी बुलाएं क्योंकि सर पूरे दिन ड्यूटी करके पूरे एक सिविलिटी मेंटेन करते हैं, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं. साथ में एक अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट. कैसे हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हैं. तो मैं सॉरी, पहले तो हम आ नहीं पाए सुबह टाइम से क्योंकि हमारे पास कई सारे और काम होते हैं. जो अकरम जी ने बताया है बिल्कुल सही बात है. यूज कैसे करें, वेस्टेज कैसे करें. हम भी कई गाड़ियाँ सीज करते हैं, उसको फिर बाद में उसको जो है उसके टेंडर निकालते हैं, नीलामी करते हैं. तो जो पुरानी गाड़ियों का इसकी मुहिम चल रही है सभी जगह, तो पुरानी गाड़ियों को हटाया जाए और उसको रीयूज किया जाए. तो जो टायर वाली बात बता रही है, ठीक है, पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, अच्छी बात है. इसके उन्हें जागरूकता लानी चाहिए. हम भी अपने पुलिस के थ्रू कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें ये बताते हैं उनको कि कैसी चीज़ को यूज़ करना है और किसी से सफाई रखनी है जिससे कि हमारा पॉल्यूशन कम हो.
तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये जो पॉलिसी चल रही है अच्छा है, करना चाहिए, कैरी ऑन रखना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम है रितेश प्रजापति एंड मैं CEO फैबिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और ये कंपनी है बेस है अहमदाबाद गुजरात से। एंड ये कंपनी 2006 से है और हमारी कंपनी का मेन जो फोकस है वो है रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज पे है। वैसे हम रिसाइकलिंग के साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरीज भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो वी आर टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर टू द इंडस्ट्री। तो रिसाइकलिंग आज है यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी समिट 2023 हो रही है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मशीनरी को फ्रॉम द टायर रिसाइकलिंग ग्रुप की ओर से। तो हम जो मेनली जो काम करते हैं वो पुराने टायर से जो एक्सट्रैक्शन करके या पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे, वो पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, जिसके अंदर पुराने टायर को कन्वर्ट करके ऑयल, कार्बन, स्टील वायर एंड हाइड्रोकार्बन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। 100% कन्वर्जेशन रेशियो है वेस्ट में से, यानी कि हम वेस्ट में को रिसाइकलिंग करके 100% उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमको हमारी मेन प्रोडक्ट मिल रही है, ऑयल मिल रहा है, कार्बन ब्लैक पाउडर मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन गैस मिल रहा है, स्टील वायर मिल रहा है जो टायर के अंदर होता है, जिसमें से जो ऑयल, कार्बन एंड जो स्टील वायर है जो मार्केट में सेलेबल प्रोडक्ट है। जो ऑयल मेन यूज़ होता है काफ़ी सारी इंडस्ट्री में, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 90% ऑयल यूज़ होता है, स्टील फाउंड्रीज में यूज़ होता है, फर्नेस इंडस्ट्री, कास्टिंग इंडस्ट्री, काफ़ी सारी वैसे इंडस्ट्री है वहाँ पे अपना ऑयल यूज़ होता है। जो सब्स्टिट्यूट है LDO का, लाइट डीजल ऑयल का, और ये जो लाइट डीजल ऑयल है वो क्रूड ऑयल में से बनता है, यानी कि हम जो क्रूड ऑयल का जो सब्स्टिट्यूट ऑयल है वो हम ये वेस्ट टायर में से बना रहे हैं। तो ये हमारा एक रिसाइकलिंग का पूरा, हम पिछले 25 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं, और इंडिया में जितने भी रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं 90% प्लांट्स हमारी कंपनी के हैं, और हमारी कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो फैब इंडिया या फैबिन प्राइवेट लिमिटेड करके जाने का है। नॉर्थ में हमारे लगभग मोर देन 600 प्लांट यहाँ पे एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अगले 5 साल में ये जो कैपेसिटी है वो यहाँ से 10 गुना होनी है, यानी कि मिनिमम 6000 प्लांट लगभग नॉर्थ में या पूरे इंडिया में आएंगे, तभी हम इंडिया के जो रिसाइकलिंग जो नीड्स है हम उसको कवर कर पाएंगे। चलिए अब 1 kg लीजिए, 10 kg लीजिए, नॉर्मली टायर होता है वो 10 किलो का एक टायर होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके अंदर से 10 किलो में से 450 से 500 यानी कि 4.5 से 5 किलो आपको ऑयल मिलेगा, 3 से 3.5 किलो आपको कार्बन ब्लैक पाउडर मिलेगी, लगभग 1.5 किलो आपको स्टील वायर मिलेगा और 1.5 किलो हाइड्रोकार्बन गैस मिलेगा। तो टोटल 100% इसमें से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ तो गवर्नमेंट ने इतना फोकस किया है ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने का। यहाँ अगर आप देखें तो इंडिया की ऐसी कंट्री जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, हमारे पास इतना क्रूड ऑयल होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन को फर्क पड़ता है। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ LDO ऑयल, अगर उसका रेट दाम ज़्यादा है तो सड़क बनाना, स्टील बनाना, ये साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें जो आप मैन्युफैक्चरिंग करो जिसके अंदर ये ऑयल यूज़ होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो अगर हम रिसाइकलिंग सोर्स से अगर हम लेते हैं तो वो लगभग 25 से 30% कम प्राइस होगा इसका, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री की एक बेसिक नीड होती है, स्टील होती है, पब्लिक की एक बेसिक नीड होती है, वो तो हम अच्छे और सस्ते दाम में बना सकते हैं। थैंक यू।